नमस्कार, आस्था की नगरी प्रयागराज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और अगले आधे घंटे महाकुंभ से जुड़ी हुई हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और मैं अपने कैमरा पर्सन अजय गुर्जर से गुजारिश करूंगा कि पहले एक बार जितने भी मेरे दर्शक हैं जो एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं, एक बार मां गंगा और त्रिवेणी घाट के दर्शन करा दे। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और IBC24 75 दिन की मेगा कवरेज कर रहा है और अब से ठीक 22 दिन बाद मेले की 13 जनवरी से मेले की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसमें कई कहानियां हैं। मेले से पहले तैयारियां क्या है वो भी तो बताना जरूरी है। तो इस बार जैसे कि हर बार हो रहा है, पीपा पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये अस्थाई पुल होता है जो नदी के बीचों बीच बनाया जाता है और इसकी वजह यह है कि यातायात सुगमता के साथ चलता रहे, इसका ये उद्देश्य है। तो ये पीपा पुल कैसे काम करता है, किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे बनाया गया, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। महाकुंभ मेले का आयोजन भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह आयोजन प्रत्येक साल के अंतराल पर होता है। इस बार महाकुंभ 12 साल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगाया जा रहा है। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में लोगों के दिमाग में जो सवाल आता है वो यह कि इतनी भीड़ को संभालने के लिए किस प्रकार की सुविधा की जा रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। बता दें कि संगम क्षेत्र में जाने के लिए आम रास्तों के साथ ही पीपा पुल भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि इतनी ज्यादा भीड़ में लोग किसी हादसे का शिकार न हो। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ पर काबू पाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं ताकि लोगों को आवागमन में आसानी हो। पीपा पुल अस्थायी पुल होते हैं जो खास तौर पर पानी के रास्ते पर बनाकर तैयार किए जाते हैं। पीपा पुल को पांटून पुल भी कहा जाता है जो नदियां जलाशयों के ऊपर बनाए जाते हैं। इन पर चलते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बता दें कि संगम क्षेत्र में लगभग 30 पीपा पुल बनाए जा रहे हैं जो भीड़ को कंट्रोल करने के साथ ही एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए आसान रास्ता होंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से ये अस्थायी पुल पीपा पुल बनाए गए हैं और ये लोगों की सुविधा के लिए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करेंगे कि जब भी इस पुल का इस्तेमाल करें तो सुरक्षा का ध्यान रखें और जहां प्रशासन ने आपको सहयोग करने के लिए पुल बनाया है तो सारे नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का आप भी सहयोग करें। यहाँ पीपा पुल का निर्माण करते वक्त उस पर चलने वाले लोगों के भार का खास ध्यान रखा जाता है। बता दें कि ये पुल 5 टन से ज्यादा तक का भार सहन करने में सक्षम है। पुलों की सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन पीपा पुल पर दौड़ने और तेजी से चलने से आप बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पुल नदी के बीच अस्थायी तरीके से बनाए जाते हैं। अगर पुल पर ज्यादा भीड़ है तो कोशिश करें कि आप दूसरे पीपा पुल का रास्ता चुनें। अगर किन्हीं कारणों से आप उस पर चल रहे हैं तो आराम से चलें। नम जमीन पर बने होने के कारण इन पर अधिक भीड़ के कारण अत्यधिक दबाव पड़ता है जो किसी अनहोनी का कारण भी बन सकता है। इन पर चलते वक्त पीपा पुल के किनारे पर बनी रस्सी की रेलिंग को पकड़कर चलें। वीडियो, रील या फोटोग्राफी करने से बचें। पुल के दोनों किनारों पर पानी होता है। ऐसे में कोशिश करें कि पुल पर किनारे चलने के बजाय बीच में चलें। अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें अकेले न छोड़ें, साथ ही उनका हाथ पकड़कर पुल पार करें। इन पुलों के आसपास सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, आप इनकी मदद ले सकते हैं। ये पीपा पुल अस्थायी रूप से बनाए गए हैं और आपको बता दूं कि पीपा पुल के दोनों छोर पे मतलब जो दो घाट, नदी के दोनों घाट होते हैं, दोनों छोर पे इस तरीके से ट्रैफिक के और पुलिस के जवानों को तैनात किया जाता है जो ये रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि एक तरफ से ही ट्रैफिक आए, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक आएंगे तो बीच में जाम होने की स्थिति बन सकती है और इससे हादसे हो सकते हैं। और इसीलिए बड़ी संख्या में पीपा पुल बनाए गए हैं और इन्हें वन वे रखा गया है। मतलब एक पुल पे एक तरफ से ही ट्रैफिक रहेगा और दूसरे पुल में दूसरे तरफ से ट्रैफिक रहेगा। और आपको यह भी बता दूं कि जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा और लोगों श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ेगा तो इस पे से जो वाहनों का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ है इस बार नाम दिया गया है। तो इसकी भव्यता और दिव्यता में कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा देख रेख किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मेले को भव्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, NDRF, SDRF और जल पुलिस की टीम बाकायदा यहां पर पहुंच गई है। और जैसे मान लीजिए कि कोई स्नान कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, त्रिवेणी घाट पर गया है, अगर वो
आगे बढ़ गया, हालांकि एक लिमिटेड दायरे में ही हो जा सकता है, लेकिन वो डूबने लगा या कहीं उसका पैर फिसल गया, तो ऐसे में रोबोटिक यानी रोबोट के जरिए जल पुलिस ने इस्तेमाल किया है, उसे बाहर निकाला जाएगा, सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। यानी हर तरह के इस बार इंतजाम किए गए हैं, कैसे भी सेफ और सुरक्षित मेला रहे इसके लिए पूरी जतन की गई है। हमारे संवाददाता संदीप कुमार तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान यदि कोई भी उनमें से डूबने लगता है या फिर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस तैनात है, वहीं पर इस बार एक रोबोटिक मशीन आई है जिसको मानव रहित बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई दूर डूब रहा है तो नदी में उसको छोड़ दिया जाएगा और वो रोबोटिक मशीन जो है रिमोट कंट्रोल द्वारा उस तक पहुंचाई जाएगी और जो भी व्यक्ति डूब रहा होगा वो उस रोबोटिक मशीन को पकड़कर और आसानी से किनारे तक लाया जा सकेगा। देख, अक्सर ऐसा होता है कि नहाने के दौरान लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितनी गहराई कहां पर है, जबकि बैरिकेडिंग की होती है और बाकायदा उनको बताया गया रहता है कि इसके आगे जाना नहीं है, हर जगह कॉशंस लगे होते हैं। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश इस तरीके की कोई घटना घट जाती है तो उससे बचाव के लिए पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो तैयार है और तमाम जो व्यवस्थाएं होनी है उसके साथ ही एक रोबोटिक सिस्टम भी इस बार अपनाया जा रहा है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। मैंने देखा है यार, काम करो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप प्रयागराज तो आ जाएंगे महाकुंभ में, लेकिन इसी धरती पर 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, प्रयागराज की धरा पर आने वाले हैं ना। तो अब ऐसे में इंतजाम किया गया, रेलवे प्रशासन ने अपनी तरह से इंतजाम किया है। इस बार रेलवे ने स्लीपिंग पॉड बनाए, यानी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो स्लीपिंग पॉड में आप रुक सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं और बेहद नॉमिनल खर्च पर आप यहाँ पर गुजार सकते हैं, रात गुजार सकते हैं और महाकुंभ जा सकते हैं। तो वहाँ की क्या व्यवस्था है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी इस बार नई सुविधाएं यात्रियों को दी गई, क्योंकि महाकुंभ है और 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और हर जगह उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। तो रेलवे में भी एक नया प्रयोग किया गया है, ये आप देखेंगे कि प्रयागराज स्लीपिंग पॉड जिसे नाम दिया गया है। आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से नया कंसेप्ट है जो रेलवे में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, नई सुविधा है और यात्रियों के लिए बहुत आरामदायक चीज ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, ये स्लीपिंग पॉड्स है, बेसिकली जापान में ये कंसेप्ट पहले चलता था, भारत में इसको अभी अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये आपको दिख रहे हैं ऐसे अलग अलग केबिन है यहाँ पर, आप तो इस तरीके से ये केबिन रहते हैं, यहाँ पर आप आके आराम से रुक सकते हैं, सो सकते हैं। अच्छे चौड़े चौड़े स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं और आपको बता दूं कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज स्टेशन में 70 स्लीपिंग पॉड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ये अलग अलग पॉड्स हैं, ये सिंगल वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर जो सिंगल्स आते हैं या जो एडल्ट मेल आएंगे खाली उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्योंकि फैमिली भी आती है तो फैमिली के लिए भी यहाँ पे बाकायदा ध्यान रखा गया है। जैसे ये आप देखेंगे केबिन है, तो केबिन में यहाँ पर 2 स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर भी ये फैमिली है, यहाँ पे 4 लोग आराम से रुक सकते हैं और फैमिली को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनका सेपरेट टॉयलेट भी बनाया गया है। ये जो केबिन आप देख रहे हैं सेपरेट टॉयलेट है यहाँ पर, हाँ, फैमिली के लिए, हाँ, तो ये एक बड़ी सुविधा है यहाँ पर, हाँ। और इसके अलावा आपको बताते हैं आगे और सिंगल के स्लीपिंग पॉड्स के बारे में बताया हमने आपको, फैमिली के स्लीपिंग पॉड्स भी यहाँ पर बनाए, केबिन जिस तरीके से बनाया गया है। और आगे चलते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कोई महिलाएं अकेली आती हैं तो लड़कियां अकेले आती तो उनके लिए ये सेफ जोन के तहत पिंक स्लीपिंग पॉड्स इसको कलर किया गया है, यानी उनका जोन ही अलग कर दिया गया है। और इधर तरफ जो ग्रीन कलर का जोन आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली कपल्स के लिए है और कपल्स के लिए थोड़ा सा इसे चौड़ा किया गया है, कपल स्लीपिंग पॉड्स इसे नाम दिया गया है। तो ये एक प्रकार से मतलब आप सिंगल आए चाहे फैमिली के साथ आए
या फिर आप अकेली महिलाएं आए या कपल आए, सबके लिए यहाँ पर पॉड्स बनाए गए हैं। इसके साथ आपको बता दूं, क्योंकि लगेज भी रहता है कई बार, तो लगेज के लिए भी यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए हैं। अपने सामान यहाँ पर आप रख के जा सकते हैं बुकिंग कराने के बाद। ये एक फैसिलिटी दी गई है। फायर फाइटिंग के लिए भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए सिस्टम, हाँ, जो अपने आप में एक यूनिक है चीजें, क्योंकि आग यदि लगती है तो तत्काल उससे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसके लिए है। सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम बताए, बाकायदा कैमरा भी यहाँ पर इंस्टॉल है। आप देखेंगे आखिरी में, कैमरामैन अजय से कहूंगा कि जूम करके थोड़ा सी दिखाएं, तो ये कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है। इससे रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ताकि लोगों की सामान की सेफ्टी भी रखी जा सके। अब हम आपको लोगों के फीडबैक भी दिखाते हैं, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स यहाँ पे रह रहे हैं, ये फैसिलिटी शुरू हो चुकी है, तो उनसे भी बात करते हैं कि इस स्लीपिंग पॉड्स के कंसेप्ट को लेकर वो क्या कहेंगे आप, क्योंकि अपने आप में ये पहली बार ये कंसेप्ट आया है। यहाँ पर एक पैसेंजर्स रुके हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं पहले हम। ये कंसेप्ट को लेकर क्या कहेंगे, स्लीपिंग पॉड जो रेलवे ने बनाया है? बहुत ही अच्छी सुविधा है, लोगों को प्राइवेसी के लिए भी बहुत अच्छा है, सुकून में मिलता है, बहुत मुलायम बिस्तरा भी है। तो ये इसके बारे में जानकारी कैसे मिली आपको, क्या क्या सुविधा आपको यहाँ बताया गया है? यहाँ पे बताया गया टॉयलेट का सुविधा है, तो आपका प्राइवेसी का सुविधा है, आप यहाँ पे खाना पीना वेटिंग कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊंगा, देखिए ये आपके दो डक्ट दिख रहे हैं, एक बकायदा वेंटिलेशन के लिए है और गर्मियों के समय एसी के लिए भी है। तो ये सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, लाइटिंग फैसिलिटीज है, चार्जिंग की फैसिलिटीज भी दी गई है। तो एक प्रकार से पूरा प्राइवेट कैबिन है ये यहाँ पर। और हमारे साथ एक महिलाएं भी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए क्या आप कहेंगे, बताइए। नहीं, ओवरऑल तो बहुत अच्छी आइडिया है ये, शॉर्ट टाइम के लिए को अगर रुकना चाहता है तो, और विशेष रूप से परिवार, लेडीज़, जेंट्स सबके लिए अलग अलग फैसिलिटी दे दी, ये अच्छी बात हो गई। एंड जैसे आपने बताया कि एसी के लिए भी है, प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। हाँ, बस एक चीज़ की मुझे कमी लगी फैमिली वाले में स्पेशली, कि जो कि बेड नीचे है और ओल्ड एज पीपल को घुटने का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से फोल्डिंग बेड्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जिसको ज़रूरत है तो फोल्डिंग बेड डाल ले, पर केबिन अच्छे बने। मतलब देखिए, इनका एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि सुविधा बहुत अच्छी है। और टैरिफ की बात कर लेते, किस तरीके से यहाँ पर आप बुकिंग करते हैं, थोड़ा बताइए बुकिंग किस तरीके से करते हैं? बुकिंग सर हमारा रेलवे का पीएनआर नंबर से बुकिंग होता है, विदाउट पैसेंजर बुकिंग नहीं होगा। जो भी आएंगे उनका पीएनआर चाहिए, हमको आधार चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसके हिसाब से बुकिंग होता है। ये किस घंटे के हिसाब से बुकिंग होती है कि दिन भर के लिए? आवरली भी होती है, जितना जिसको लेना है हमको टोटल उसके हिसाब से देना पड़ता है। 24 आवर्स, तो अभी आप 8 बजे आए तो सुबह 8 बजे तक आपका 24 आवर्स चलता है, यानी टोटली यूज है इसमें। वो कुछ नहीं, 1 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, हम लोग 3-4 स्टोरी बनाए हैं, इसके हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं सर। अभी कितने पॉड्स हैं यहाँ पर टोटल? टोटल 70 पोर्ट्स हैं हमारे पास सर। जी, देखिए कुल 70 पॉड्स यहाँ पर हैं, जिसमें 4 फैमिली के लिए हैं, रिजर्व्ड हैं, 4 महिलाओं के लिए, 4 कपल के लिए, और बाकी जो है सिंगल्स के लिए। अब जहाँ तक रेट की आपको बताते हैं, तो देखिए जैसा इन्होंने बताया कि 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बुकिंग होती है। तो 1 घंटे के लिए यदि आप सिंगल में है तो 150 रुपये देना पड़ेगा, और यदि 24 घंटे के लिए लेते तो 1450 रुपये देना पड़ेगा। उसी तरीके से कपल के लिए 1 घंटे के लिए लेते तो 250 रुपया, और 24 घंटे के लिए 1800 रुपया। और फैमिली पॉड यदि लेते हैं तो 1 घंटे के लिए 450 रुपया और 24 घंटे के लिए 2350 रुपया। लेकिन इसमें जीएसटी अलग है। और एक चीज और समझते हैं, ये तो अभी का रेट है, मेले के दौरान यदि बात करें तो क्या चार्जेस हो जाएगा लगभग? मेले के दौरान चार्ज थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सर। अभी आया नहीं है रेट, हमारा भी आने वाला है, आ जाएगा 1-2 दिन में, तो रिवाइज हो जाएगा। चलिए, ये अभी वर्तमान का चार्जेस है, और मेले के दौरान ये चार्जेस रिवाइज हो जाएगा। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो शायद 150 रुपये अभी 1 घंटे का ले रहे हैं सिंगल के लिए, वो 200 रुपये हो सकता है, और अधिकतम 3000 रुपये तक ये फेयर जा सकता है। तो बात किराए की नहीं है, भाड़े की नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन फैसिलिटी रेलवे ने दी है। और लोगों का फीडबैक भी हमने लिया, उनका भी ये मानना है कि अच्छी सुविधा है, और इस प्रकार की सुविधाएं का और विस्तार होना चाहिए, क्योंकि जब इतने श्रद्धालु आएंगे और पैसेंजर्स आएंगे तो उनके रुकने के लिए बेहतरीन व्यवस्था यदि रेलवे कर रहा है, तो ये रेलवे की एक बहुत बड़ी पहल है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC। तो देखिए, सभी प्रशासन यानी सभी विभाग अपने अपने तरीके से इंतजाम कर रखे हैं, और इसी कड़ी में रेलवे ने स्लीपिंग पॉड यहाँ पर बनाए। घंटे के हिसाब से आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे, और 24 घंटे के लिए भी उपलब्ध है। कपल के लिए भी है, सिंगल के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है। और आज दिन भर महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबरें क्या रही हैं, आज क्या क्या हुआ है प्रयागराज शहर में और महाकुंभ नगर परिक्षेत्र में, इसकी
जानकारी देने के लिए हमारे साथ संदीप कुमार तिवारी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। संदीप, हमारे दर्शक आपके जरिए जानना चाहते हैं कि आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। देखिए, जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हो रही और जो क्योंकि 13 तारीख को पहला स्नान है, लेकिन उसके पहले 1 जनवरी तक वो सारी सुविधाएं जो है वो पूर्ण कर लेनी है। जो भी मेला क्षेत्र में, चाहे वो रास्तों की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो पार्किंग की बात हो, या फिर मेला क्षेत्र में कहाँ पर श्रद्धालु रुकेंगे, किस रूट से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे, किस रूट से बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजें जो है वो सारे मैप जो है वो सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से कर दिया गया। और अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस सभी की मीटिंग उसमें कैसे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। मान लीजिए धोखे से या गलती से कोई श्रद्धालु गहरे पानी में चला जाता है, अगर वो डूबने लगता है उसको कैसे सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही जो घाट है वहां पर व्यवस्थाएं कैसी की जाएंगी, साफ सफाई कैसी रहेगी, वो चीजें मतलब कि एक भव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ये 2025 का कुंभ शुरू हो रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी न रह जाए। इस चीज चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे मेला प्रशासन हो, चाहे शहर का जो प्रयागराज शहर का, बिल्कुल, यानी इंतजाम भव्य है, यानी तैयारियां यहाँ पर पूरी है, जैसा कि संदीप बता रहे हैं। मैं संदीप आपके पास आऊंगा, लेकिन स्टार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टार के पास भी जाना चाहूंगा। स्टार, आप तो महाकुंभ परिक्षेत्र में ही है, यहाँ से आज की बड़ी खबर क्या है, क्या आपको जानकारी वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेला परिक्षेत्र में मौजूद है और ये लगातार यहाँ पर तैयारियां जारी है। रोज आप आएंगे तो कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त त्रिवेणी संगम पर मौजूद हूँ और पीछे आप देखेंगे मेरे लिए आपको दिख रही होगी ब्लैक नदी के बीच में लाइन जैसी दिख रही होगी। तो ये दरअसल लाइन ये है, एक प्रकार से ये पानी पे डिवाइडर बनाया गया है, नदी के बीचों बीच में डिवाइडर। वजह ये है क्योंकि जब कुंभ शुरू हो जाएगा तो जो नाव यहाँ से जाती है वो एक साथ एक ही दिशा में जाती है और एक ही दिशा में आती है, तो ऐसे में टकराने का डर होगा। यही वजह है कि ये डिवाइडर बनाया गया है। तो जो नाव संगम तक जाएगी वो इस तरफ से जाएगी और पीछे से घूम के ऐसे नाव फिर वापस यहाँ पे समाप्त होगी। ये व्यवस्था प्रशासन ने की है। इसकी मूल उद्देश्य यही है कि मेले के दौरान, कुंभ के दौरान जब स्नान भी चलता रहे और जो संगम में सैर भी करना चाहते हैं, संगम तक जाना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। स्टार, यानी ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि कम से कम नाव को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी इधर से आए और उधर से जाएं। और संदीप भी बता रहे थे कि तैयारियां कितनी पुख्ता की जा रही हैं और अब तो महज 22 दिन ही बचा है मेले में और उसके पहले तैयारी तो पूरी ही करनी है। और आज जैसा कि IBC 24 का कमिटमेंट है कि महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर, हर एक अपडेट, चूंकि कोने कोने में IBC 24 के हमारे संवाददाता है और आपको वो खबर दे रहे हैं। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए और आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।